हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड सीजीएल के लिए पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 1 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको झारखंड सीजीएल या सहायक आचार्य का जो भी पेपर 2 का सिलेबस है हिंदी का, ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिकों से इसमें 100 प्रश्नों को चूज करके लिया गया है। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आपको आमतौर पर आपके जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में या सहायक आचार्य के पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि इस वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस जो पीडीएफ है इसका कीमत मात्र है 5 रुपीज़। ठीक है, आप 8709068079 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, 5 रुपीज़ का है, याद रखिएगा। चलिए तब हम लोग प्रश्नों को सोल्व करना आरंभ करते हैं। देखिए, आपको इसमें आंसर भी साथ साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी जो है वह किस परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है भारोपीय, ऑप्शन नंबर बी है पापुई, ऑप्शन नंबर सी है आपका काकेसी और ऑप्शन नंबर डी है सामी हामी। ठीक है, तो बताना है कि हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा है। ठीक है, तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन सी भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है कि पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। ठीक है, ब्राचड़ से, महाराष्ट्री से, पैसाची से या मगध से। ठीक है, तो किस से हुआ है? तो पैसाची से इसका विकास जो है वो हुआ है। ठीक है, किससे? पैसाची से। आगे देखिए, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, राजस्थान के किस क्षेत्र की ये सब बोलियां हैं। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि पहला है आपका पश्चिमी राजस्थान, दूसरा है आपका पूर्वी राजस्थान, तीसरा है दक्षिणी राजस्थान और चौथा है दोस्तों आपका उत्तरी राजस्थान। ठीक है, तो बताना है कि ये सब जो बोलियां हैं वो राजस्थान के किस क्षेत्र से हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। ये सब किसकी भाषा है? तो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद प्रश्न नंबर 4 कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद नंबर 340, अनुच्छेद नंबर 343, अनुच्छेद नंबर 372 या अनुच्छेद नंबर 243। तो ये जो बात है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये अनुच्छेद 343 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 343 में बताया गया है। प्रश्न नंबर 5, पाली को भाषा भी कहा जाता है। पाली को भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जनभाषा, बी है लोक भाषा, सी है देव भाषा और डी है देश भाषा। देखिए, पाली को जन भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है पाली को? तो जन भाषा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है दोस्तों इसके बाद कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 1961 में या 1975 में या 1950 में या 1970 में। ठीक है, तो इस आयोग की स्थापना जो हुआ था दोस्तों वो 1961 में हुआ था। 1 मिनट पहले आंसर को हम लोग इसको ढक लेते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए अब तो पढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है? ऑप्शन नंबर ए है विदेशज है, या बी है देशज, या सी है तत्भव, या डी है तत्सम। तो जो मजिस्ट्रेट शब्द है ना वो कैसा शब्द है? तो विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? ये जो है ये विदेशज शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। दशानन जो है वो किस प्रकार का शब्द है। ठीक है,
रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो दशानन है ना दोस्तों, यह जो है योग रूढ़ शब्द है। क्या है? दशानन योग रूढ़ शब्द है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो देशज है? खेत, अग्नि, प्रार्थना या खड़खड़ाना? तो दोस्तों जो खड़खड़ाना है ना, ये कैसा शब्द है? तो देशज शब्द है खड़खड़ाना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पहले आप आंसर ना देखा कीजिए, ठीक है? आंसर देख लीजिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं बताने पाइएगा, ठीक है? चलिए देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिल करके कौन सी भाषा बनाती है? औहट, डिंगल, पिंगल या अवधी? तो कौन बनाती है? तो पिंगल बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के संबंध में सबसे पहले किन विद्वान के विचार किया? किन विद्वान ने सबसे पहले विचार किया? अरस्तु ने, या टक्कर ने, या वृत्र ने, या मिशेल ने? ठीक है, तो किसने किया था? तो वृत्र ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि शोभित कर नवनीत लिए, ठीक है, घुटरुनी चलत रेणु तन। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पास पढ़े ना, घुंघरू टाइप से आवाज़ आता है, तो देखिए ये ना हम लोग किसी का हास्य कर रहे हैं, मतलब किसी पर हम लोग व्यंग नहीं कर रहे हैं। ये करुण रस जो है इसमें क्या है? ये करुण रस भी नहीं है और ना ही इसमें श्रृंगार रस की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो है ना वो एक माता और एक पुत्र के प्रेम के बारे में इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, कि मंडित मुख दधि लेप लिखिए। ठीक है, जो दधि है उसको मुख में लेप किए हुए हैं। तो एक ऐसा रस इसमें है, तो वात्सल्य रस है। कैसा? वात्सल्य रस। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, सीता गाय है। सीता क्या है? गाय है। तो इस वाक्य में जो हम लोग बोल रहे हैं कि सीता गाय है, यह किस शब्द शक्ति के प्रति ये जो है अर्थ इसका ग्रहण किया जा रहा है? अविधा का, व्यंजना का, लक्षणा का, या इन सब से? ठीक है, तो किससे? तो लक्षणा का इसमें बोध हो रहा है। ठीक है, आप ये सारे चीज़ों को पहले हमारे वीडियो से पढ़ लीजिएगा, तब जाके आपको आसानी से आंसर मालूम हो जाएगा। आगे देखिए, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव जो होता है वह किस रस में होता है? हास्य में, अद्भुत में, शांत में, या निर्वाद में? तो देखिए, जो विस्मय अस्थाई भाव होता है ना, ये अद्भुत रस में होता है। किसमें? अद्भुत रस में। दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम में मिला दिए तो कौन सा छंद बनेगा? कुंडलिया, वरवय, सवैया, या हरिगीतिका? तो कौन सा बनेगा? कुंडलिया बनेगा। कौन सा बनेगा छंद? कुंडलिया बनेगा। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि 1 मिनट दोस्तों, देखिए, जग प्रकाश तब जस करय वृथा भानु यह देख। ठीक है, तो इसमें बताना है कि यह यमक है, उपमा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जग प्रकाश तब जस करय वृथा भानु यह देख। ठीक है, इसमें अलंकार को पहचानना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है इसमें प्रतीप अलंकार है। कौन? प्रतीप अलंकार है। परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया? ठीक है, इस जो परंपरा है या सिद्धांत है, ये सब
ये किस आलोचक ने दिया था। दोस्तों ये सब जो था ना वो कौन दिया था, इलियट ने। कौन, इलियट ने। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष बताना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष, ठीक है। तो 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन किया गया था। कब, 1817 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता में से नहीं है। निम्न में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है, ठीक है। तो किसका संबंध नहीं है, जैक देरिदा का, डेनियल बेल का, रोला बार्थ का, या रेमंड विलियम्स का। तो देखिए जो उत्तर आधुनिकता का संबंध है वो रेमंड विलियमसन से नहीं है, रेमंड विलियम्स से नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, राजपत्र में, समाचार पत्र में, सूचना पट में, या इनमें से सभी में। तो राजपत्र में होता है। कहाँ, राजपत्र में। आगे देखिए, पुत्री द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा। पुत्री द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। आदरणीय माता जी, या पूजनीय माता जी, या प्रिय माता जी, या सब लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, पूजनीय माता जी। क्या लिखेंगे, पूजनीय माता जी लिखेंगे। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि प्रारूप लेखन का अर्थ है, ठीक है। प्रारूप लेखन का अर्थ बताना है कि प्रारूप लेखन का जो अर्थ है वह क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी है कि आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली टिप्पणी। ऑप्शन नंबर सी है गहन भावों से युक्त वाक्य का विस्तार करना। या डी है कि नियुक्ति के लिए कार्यालय में आदेश देना, ठीक है। तो प्रारूप लेखन का अर्थ बताना है कि क्या इसका जो है वो अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि पत्र का कच्चा रूप तैयार करना प्रारूप लेखन होता है। क्या होता है, प्रारूप लेखन होता है। आगे देखिए, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया, ठीक है। अल्हाखंड का, पृथ्वीराज रासो का, या विश्वदेव रासो का, या परमल रासो का, ठीक है। तो चार्ल्स इलियट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो किसका कराया, अल्हाखंड का। आगे देखिए, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है, राजस्थानी का, ब्रज भाषा का, बुंदेली का, या अवधी भाषा का। तो किसका है, ब्रज भाषा का है। किसका, ब्रज भाषा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक मिनट, देखिए बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की। बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना किए, कवितावली, कृष्णचरित्र, रामचरितमानस, या बिहारी सतसई, ठीक है। तो कौन सा रचना किए, तो बिहारी सतसई। क्या हो जाएगा, बिहारी सतसई। रस खान का जन्म कब हुआ। रस खान जो है इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो रस खान का जन्म हुआ था 1548 में। रस खान का जन्म कब हुआ था, तो 1548 में। आगे देखिए, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास, रहीमदास, नाभादास, या कोई नहीं, ठीक है। कवितावली के रचनाकार बताना है कि कवितावली के रचनाकार जो है वो कौन है, ठीक है। देखिए, तो
तो कवितावली के रचनाकार जो हैं दोस्तों, उनका नाम है तुलसीदास। आगे देखिए, भारतेंदु का जन्म कब हुआ? 1855 में, 1835 में, 1840 में, 1850 में। तो भारतेंदु का जन्म हुआ था दोस्तों 1850 में। कब? 1850 में। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि गुप्ता जी, ठीक है, या गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया? ठीक है, गुप्त जी को राष्ट्र कवि के उपाधि से अलंकृत कौन किया था? महात्मा गांधी, अटल जी ने, नेहरू जी ने या शास्त्री जी ने? ठीक है, तो किसने अलंकृत किया था? महात्मा गांधी जी ने। आगे देखिए, निराला जी के लिए फूल का खिलना किसकी परिणति है? निराला जी के लिए फूल का खिलना किसकी परिणति है? श्रम का, सृजन का, सुगंध का या संघर्ष का? ठीक है, तो किसका है दोस्तों? तो संघर्ष का है। किसका? संघर्ष का। आगे देखिए, आगे है इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का युग क्या है? सुमित्रा नंदन पंत का युग बताना है कि युग क्या है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवाद युग? तो कौन है? छायावादी युग है। कौन है? छायावादी युग है। आगे देखिए, अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम बताना है। अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों उनके लेखिका का नाम क्रमशः ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे है महादेवी, फिर है कात्यायनी, फिर है सुमन रागे। ठीक है, तो अतीत के चलचित्र का ऑप्शन बताना है कि कौन हो जाएंगे लेखिका। ठीक है, तो हो जाएंगे महादेवी वर्मा। कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा। आगे देखिए, देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की क्या दिखाई देती है? देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की क्या दिखाई देती है? आवेश, सच्चाई, आवेश और सच्चाई या सच्चाई और आवेश? क्या दिखाई देता है? तो सच्चाई और आवेश दिखाई देता है। सच्चाई और आवेश दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास थी। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास थी गोदान, सेवादान, मजदूर या गबन? ठीक है, कौन सी प्रथम उपन्यास थी? तो सेवा सदन। कौन सा? सेवा सदन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है दोस्तों कि किसके दादाजी महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे? मुसहरों का, बिरैची दास का या विश्वनाथ प्रसाद का या ठाकुर राम कृपाल सिंह? ठीक है, किसके दादाजी महारानी चंपावती के स्टेट के सिपाही थे? ठीक है, तो ठाकुर राम कृपाल सिंह के। आगे है इसके बाद कि कुश्ती शुरू करवाने का कौन हुक्म देता है? कुश्ती शुरू करवाने का कौन जो है वो हुक्म देता है? मंगल जी, दंगल जी, कालीचरण या बालदेव? ठीक है, तो कुश्ती शुरू करवाने का बताना है कि हुक्म कौन देता है। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग। आगे देखिए, आगे है कि निम्न में से कौन सा जो पात्र है वो राग दरबारी उपन्यास का है? निम्न में से कौन सा जो पात्र है वो राग दरबारी उपन्यास का है? तो वैद्य जी हैं उसमें, बाबू रामाधीन, भीखम खेड़वी हैं और इसके बाद कप्पन भी हैं उसमें, यानी कि ये सभी के सभी उसमें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? ठीक है, तो बताना है कि कौन साथ रहा था। मधुआ, लल्लू, शराबी या लेखक? तो मधुआ साथ रहा था।
ठीक है। कल से दोस्तों आंसर जो रहेगा वो पास नहीं रहेगा, सबसे नीचे वाला PDF में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है ठाकुर का कुआं। पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं में कौन चढ़ी। दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी थी। जोखू, ठाकुर, गंगी या मानती। तो कौन चढ़ गई थी, गंगी। कौन, गंगी। आगे है नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो दोस्तों नीलम देश की राजकन्या कहानी का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था, 1933 में। कब, 1933 में हुआ था। आगे देखिए, परिंदे किस विद्या की रचना है। परिंदे जो है वह किस विद्या की रचना है। कविता है, कहानी है, निबंध है या कोई नहीं है। तो दोस्तों कौन है, कहानी है। परिंदे क्या है, कहानी है। दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ का वातावरण चित्रित किया गया है। नगर का या महानगर का, ग्राम का या इनमें से कोई का नहीं, तो महानगर का, ठीक है, या महानगर ये बोल सकते हैं। आगे देखिए, गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे। रेलवे में, तहसील में, स्कूल में या ब्लॉक में। तो किसमें, रेलवे में नौकरी करते थे। किसमें, रेलवे में नौकरी करते थे। शुक्ला जी के बच्चों का नाम क्या था। शुक्ला जी के बच्चों का नाम क्या था। लल्लू और सबिता, कविता और सबिता, लल्लू और संगीता, सबिता और पप्पू। ठीक है, तो क्या नाम था, लल्लू और सबिता नाम था। क्या नाम था, लल्लू और सबिता। आगे देखिए, कौन सी पुस्तक मिस पाल के पास थी। कौन सी पुस्तक मिस पाल के पास थी। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्वेंट ऑफ हैप्पीनेस थी, यंग इंडिया थी, इंडिया डिवाइडेड थी, इनमें से सभी था। तो कौन सी पुस्तक जो था वो मिस पाल के हाथ में था, तो ये था बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेट ऑफ हैप्पीनेस। कौन था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस था। आगे देखिए, भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं। धर्म के नाम पर बंटवारा, बाल विवाह और विधवा विवाह, लोभ और रसमंडी है भय। तो धर्म के नाम पर बंटवारा। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि सच है वरिता जब भागती है, जब उसके पैरों से राजनीति छलछंद की धूल उड़ती है। कथन किस चरित्र का है। मंदाकिनी का, ध्रुव स्वामिनी का, या रामगुप्त का, या शिखर स्वामिनी का। तो किसका है, मंदाकिनी का है यह कथन। ठीक है, चलिए आगे है। आगे है इसके बाद कि आधे अधूरे नाटक किनकी रचना है। आधे अधूरे नाटक किनकी रचना है। भारतेंदु का, मोहन राकेश का, जयशंकर प्रसाद का, या महादेवी का। तो जो आधे अधूरे है यह मोहन राकेश जी का रचना है। किसका है नाटक, तो मोहन राकेश जी का नाटक है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है सबसे आलोचक हैं। ठीक है, चलिए, आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे है, अज्ञेय का पूरा नाम बताना है। तो अज्ञेय का पूरा नाम हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आगे है कि रसिक प्रिया किसकी रचना है। रसिक प्रिया जो है वह किसकी रचना है, तो केशव दास की रचना है। रसिक प्रिया किसका रचना है, तो केशव दास का। आगे है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई। अष्टछाप की स्थापना बताना है कि कब हुई थी, 1965 हुआ था। कब हुआ था, 1965 में हुआ था। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। हिंदू में ऋतु संहार के रचयिता बताना है कि कौन है, तो वो है दोस्तों आपका श्रीधा पाठक। क्या है, श्रीधा पाठक। आगे देखिए, आगे है संदेश रासक के लेखक बताना है। संदेश रासक के लेखक कौन है, अब्दुल रहमान। कौन है, अब्दुल रहमान है। आगे है कि भारत योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। भारत योग वशिष्ठ के रचनाकार बताना है कि कौन है, राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है, राम प्रसाद निरंजनी। आगे है कि जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है। ठीक है, तो जिंदगी नामा उपन्यास जो है दोस्तों इसकी जो लेखिका है वह है कृष्ण सोबती। कौन,
कृष्ण सोबती। आगे है तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम बताना है। नामक कहानियों का लेखक का नाम बताना है, क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु। आगे है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है वह किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई का। किसका? हरिशंकर परसाई का रचना है, हरिशंकर परसाई। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? मदन मोहन मालवीय ने की थी। आगे देखिए, झोपड़ी में राजभवन किसकी साहित्यकार की आत्मकथा है? झोपड़ी में राजभवन किस साहित्यकार की जो है वह आत्मकथा है? तो माता प्रसाद जी का। किसका? माता प्रसाद का। दूध में कुछ पड़ा है, तो कुछ क्या है? तो कुछ है अनिश्चयवाचक। क्या है? कुछ, तो अनिश्चयवाचक है। पता ही नहीं करने पर है कि क्या पड़ा है, तो कुछ बोल रहे हैं तो अनिश्चयवाचक है। आगे देखिए, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो परिवार जो है वो दिए गए ऑप्शनों में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा? तो जो परिवार है ना दोस्तों, वो दिए गए में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखिए, आप चले जाएं में आप क्या है? तो आप दोस्तों मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। आगे है कि वह स्कूल पहुंच गया। वह स्कूल पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किसका क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक का, द्विकर्मक का, संयुक्त का या प्रेरणार्थक का? किस प्रकार का उदाहरण है? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। किसका? संयुक्त क्रिया का। आगे दोस्तों 65 और 66 इसमें मिस्टेक से छूट गया दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पास आप लोग 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए कि गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? और राग दरबारी किसकी कृति है? 65-66 दोनों हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे है कि मूल धातु होती है। मूल धातु होती है स्वतंत्र, यौगिक, रूढ़ या पंतंत्र। तो मूल धातु क्या होती है? स्वतंत्र होती है। गहरी लाल शर्ट मत पहनो वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। गहरी लाल शर्ट मत पहनो वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है कि क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, गहरी लाल शर्ट जो है ना, तो इसमें गहरा के बारे में पूछा गया कि गहरा क्या है? तो गहरा विशेषण का भी विशेषण है, तो इसको प्रविशेषण बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें वो सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगर कुछ रहता तब अनिश्चय होता। ठीक है, कुछ रहता तब अनिश्चय होता। संख्या यदि गिनने वाला चीज़ होता तो संख्या में होता। ठीक है, और तो यहाँ पर बताया गया था कि गहरी लाल शर्ट मत पहनो, तो जो गहरी है ना ये क्या है? प्रविशेषण है। लाल का भी विशेषता बता रहा है कि गहरा लाल, तो ये प्रविशेषण। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? तो यहाँ पर सच्चा जो है ना ये विशेषण है। सच्चा क्या है? विशेषण। आगे देखिए, आगे है कि राधा ने रोटी खाई। आगे क्या है? आगे दोस्तों आगे है इसके बाद कि राधा ने रोटी खाई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कारक बताना है कि जो राधा है ये कौन सा कारक है? तो राधा कैसा कारक है? तो कर्ता। ठीक है, राधा क्या है? कर्ता कारक। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी मार लेंगे। ठीक, कौन मार लेंगे? ऑप्शन नंबर बी मार लेंगे। आगे देखिए, आगे है कि हम लोग शेर से बहुत डरते हैं। हम लोग शेर से बहुत डरते हैं। तो इसमें शेर से जो लगल है, शेर से, तो इसमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा कारक है से जो शेर के साथ लगा हुआ है। तो अपादान से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये अपादान के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आगे देखिए, चौराहा में समास है। बताना है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो जो चौराहा है दोस्तों वो द्विगु में क्या होता है? द्विगु मने गिनू, मने गिनना पड़ता है। तो 4 क्या है? गिनेंगे तो चौराहा हो जाएगा, तो द्विगु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे है प्रतिदिन में समास बताना है। प्रतिदिन में समास बताता है। तो यथा, अन, भर, प्रति, आ, ये सब क्या में रहता है? अव्ययीभाव समास में रहता है। तो प्रतिदिन क्या है? अव्ययीभाव समास है। आगे देखिए, रामायण में कौन सा समास है? रामायण में कौन सा समास है? तो रामायण में दोस्तों तत्पुरुष समास है। क्या है? रामायण में तत्पुरुष समास है। आगे देखिए,
आगे है अक्ल का पुतला का अर्थ बताना है कि अक्ल का पुतला, इसका मतलब बताना है कि अक्ल का पुतला मतलब क्या होता है। तो अक्ल का पुतला मतलब होता है दोस्तों बहुत बुद्धिमान, क्या, बहुत बुद्धिमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, तीर मारना का अर्थ बताना है। तीर मारना का अर्थ बताना है कि बड़ा काम करना। तीर मारना का अर्थ क्या है, बड़ा काम करना। आगे देखिए, उलट फेर होना। उलट फेर होना का मतलब बताना है। तो उलट फेर होना का मतलब होता है परिवर्तन होना, क्या, परिवर्तन होना। महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी। तो किसके साथ भागी थी, मनोज के साथ। किसके साथ, मनोज के साथ। आगे देखिए, आगे है कि अशोक किसे सारी चीज़ें दे देता था। तो सुरेखा को दे देता था। किसको, सुरेखा को दे देता था। ध्रुव स्वामी नाटक में कितने अंक हैं, मैंने कितने नाटक में वो कहानी समाप्त हुआ है नाटक। तो 3 अंकों में। कितने में, 3 अंकों में। ध्रुव स्वामी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होती है। ध्रुव स्वामी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होती है। तो ध्रुव स्वामी के कथन से प्रारंभ होती है। किसके कथन से, ध्रुव स्वामी के कथन से प्रारंभ होती है। किसके बदौलत ओझा और दर्शनिया पंडित सिद्ध लोगों को ठगने का काम करता है। ठीक है, तो रोग का झांसा दे करके। आगे है कि 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था। 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था। तो भारत जो है ना वो शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल थे। आगे देखिए, मिसपाल कहाँ रहती थी। मिसपाल कहाँ रहती थी। तो कुल्लू में रहती थी। पहले दिल्ली में रहती थी लेकिन बाद में कुल्लू चल गई थी। ठीक, आगे देखिए, यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा है। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा है। तो तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, दो तुलिया और फूलों का कुर्ता, ये सभी क्या है। तो यशपाल का प्रमुख कहानी संग्रह है। आगे है, संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू की जीवन शैली जो है वो कैसा है। तो संसार की दृष्टि से उनका जीवन एकदम सफल है। ठीक है, क्या है, सफल। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि अतुल मवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था। अतुल मवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था। तो खान मार्केट में सिलवाया था। कहाँ, खान मार्केट में। परिंदे कहानी के लेखक बताना है कि परिंदे कहानी के लेखक कौन है। तो निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा। आगे देखिए, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ था। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ था, 1905 में। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ था, 1905 में। ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक बताना है। ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद। ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद। मधुआ कहानी के लेखक बताना है। मधुआ कहानी के लेखक बताना है कि कौन है। तो मधुआ कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। आगे देखिए, आगे है श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब हुआ। श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो श्रीलाल शुक्ल का जन्म हुआ था 1925 में। कब, 1925 में। किसने कहा था कि जर्मन वाला का CID है यह डॉक्टर। किसने कहा था। तो ज्योतिषी जी बोले थे। कौन, ज्योतिषी जी ने बोले थे। आगे देखिए, अखिल भारतीय मेडिकल गजट में किसके रिसर्च की रिपोर्ट छपी थी। ठीक है, तो किसके रिपोर्ट छपल था। तो डॉक्टर प्रशांत का। किसका, डॉक्टर प्रशांत का। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम बताना है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है। तो धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव। आगे देखिए, आगे है कि धूमिल की कविता किस कारण अलग से पहचानी जाती है। धूमिल की कविता किस कारण अलग से पहचानी जाती है। तो मुहावरेदार भाषा के चलते। मुहावरेदार भाषा के चलते। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1983 में। नागार्जुन किस राज्य के थे। नागार्जुन किस राज्य के थे। तो बिहार के थे। कहाँ के थे, बिहार के। महाभारत क्या है। तो महाभारत एक महाकाव्य है। और कवित शीर्षक कविता में के कवि कौन है। जो कवित है ये शीर्ष कविता, मैंने कविता का नाम है कवित। तो इस कवित के लेखक बताने हैं कि कौन है। तो इसका लेखक है भूषण। कौन है लेखक, भूषण। चलिए अब लोग मिलते हैं झारखंड सीजल और झारखंड सहायक आचार्य से संबंधित पेपर 2 के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।